आज एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स फाइल करने वाले हैं, जिसमें से हम AOC 4 सबसे पहले करेंगे। AOC 4 में बैलेंस शीट सबमिट होती है। बैलेंस शीट के लिए आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसीज एंड नोट्स टू अकाउंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, नोटिस। और अगर आपका जो है रिलेटेड पार्टी है तो आपका AOC 1 सब्सिडरी है तो सब्सिडरी वाला लिस्ट, आई थिंक AOC 2। वो करने के बाद सबसे पहले आप MCA पे जाएंगे, नॉर्मल MCA पे। उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो आपको ऐसे चेक करने से अच्छा है Ctrl F करना, यहाँ पे AOC 4 क्लिक करना एंड सबमिट करना। देखिए यहाँ पे ये AOC 4 आ गया। AOC 4 आया, एक CFS का है, XBRL का है और एक नॉर्मल AOC 4 है। तो हमने क्या करा, नॉर्मल AOC 4 डाउनलोड कर दिया। ये इंस्ट्रक्शन किट है और ये डाउनलोड करने के लिए, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके मैं सेव कर दिया। अब हम निकालते हैं फॉर्म। ये हमारा आ गया फॉर्म। अब इसको आज भरते कैसे हैं, आज हम ये देखते हैं। पहले तो क्या करना है, हमको यहाँ पे सिन नंबर डालना है। सिन नंबर जैसे ही आप डालेंगे प्रीफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन में मैं हमेशा ऑलवेज करती हूँ, तो इसको सबसे पहले हम कर देंगे सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे एंड देन प्रीफिल पे क्लिक करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड हो जाएंगी। नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस एंड ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी। ये देखिए आप प्रीफिल्ड हो गई। अब क्या है, फाइनेंशियल ईयर टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट, कौन सी ईयर का हम फाइनेंशियल फाइल कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे 24 का फाइल कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 23 से 24 का कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या डालना है, डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। अब आपने क्या करना है, इस केस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, उसमें कौन सी डेट दिखाई गई है। फाइनेंशियल्स किसमें है, फाइनेंशियल्स आई थिंक इसमें होंगे। यस, ये इन्होंने थोड़ा सीरियल वाइज नहीं दे रखा है, अदरवाइज ये सीरियल वाइज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप आजकल एक रूल आ गया है कि आप इन रुपीज़ में बैलेंस शीट नहीं बनाते, या तो आपको इन 100 में बनाना है, 1000 में बनाना है और मिलियंस में बना सकते हो, लाख्स में। ओके, बट जो है इन रुपीज़ में नहीं बनाना, तो इसलिए इन्होंने इन 1000 में बनाया। तो हमको इसको प्रॉपर फिगर में डालना पड़ेगा। हम इस पर 500 नहीं डालेंगे, इसको 5 लाख करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले, हमको बैलेंस शीट डेट देखनी थी। इसमें साइनिंग किसने कर रखा है, मैंने साइनिंग कर रखा है 3 डायरेक्टर ने, तो हमको तीनों की डिटेल डालनी पड़ेगी। कम से कम मिनिमम 2 डायरेक्टर बैलेंस शीट साइन करते हैं, तो यहाँ 3 कर रखा है, तो हमको तीनों की डिटेल डालनी पड़ेगी। ये तो बोर्ड साइन कब किया था, हमने तो चेक किया ही नहीं। हमने किया है 20 मई 2024 तक किया है, 20 मई 2024। तो यहाँ डालेंगे 20 मई 2024। नेचर ऑफ फाइनेंशियल अडॉप्टेड है। अडॉप्टेड क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसमें हम जनरल मीटिंग करते हैं, शेयर होल्डर अप्रूवल देते हैं,
एंड पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बैलेंस शीट को अडॉप्ट किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे हमको डालना है डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर हु हैव साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारे केस में तीनों ने किया है, बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ 2 डायरेक्टर से साइन करवाते हैं, बट इन्होंने तीनों डायरेक्टर से साइन करवाया, दैट इज़ गुड। तो हम तीनों डायरेक्टर की डिटेल डालेंगे। एंड डेट साइनिंग की क्या थी हमारी, 20 मई। साइन कब किया है इन्होंने, 20 मई। ओके, ये जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन डाली, देन आपको क्या करना है, इसको प्रीफिल ऑल करना है। तो ये नेम एंड डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगी। जो भी इनकी डेजिग्नेशन आपने फाइल करी होगी वो आ जाएगी। अब सेम आपको करना है डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच बोर्ड रिपोर्ट मीन्स डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट इन्होंने कब साइन करी है, अब हमको वो चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होती है, सेम होती है, जो फाइनेंशियल्स की डेट होती है और डायरेक्टर रिपोर्ट की होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ देखिए सेम है, 20 मई 2024, तीनों डायरेक्टर ने साइन किया है एंड ये सेम डेट है। तो हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। अब मैंने ऐसे ही ये भी प्रीफिल कर दिया सेम। अब यहाँ पे था डेट ऑफ साइनिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने भी सेम डेट पे साइन किया, वहाँ आ गया। एजीएम हेल्ड हुई है, यस। डेट ऑफ एजीएम क्या है हमारी थी 30 सितंबर 2024, तो मैं यहाँ पे 30 सितंबर 2024 करूँगी। और आपको पता है ड्यू डेट भी हमारी हमेशा एजीएम की 30 सितंबर ही होती है, अनटिल अनलेस आपने एक्सटेंशन ना लिया हो। एक्सटेंशन दिसंबर तक लास्ट मिलता है, उससे पहले का ही मिलेगा, 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। और वैसे जो ड्यू डेट होती है वो होती है आपकी 30 सितंबर। तो ड्यू डेट हमारी 30 सितंबर और हमने डेट ऑफ एजीएम भी रखी 30 सितंबर। कोई हमने एक्सटेंशन नहीं लिया है। अगर हमने एक्सटेंशन लिया होता तो हमको यहाँ पे एक्सटेंडेड डेट डालनी पड़ती है। एक्सटेंडेड डेट जो भी आपकी एक्सटेंड हुई है, 30 दिसंबर हुई है, 30 नवंबर हुई है, जो भी आपकी हुई है। मेरी कंपनी में सब्सिडरी नहीं है तो मैं 9 डालूंगी। कंपनी किसी की सब्सिडरी भी नहीं है, ना कंपनी के पास सब्सिडरी है। अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ ऑडिटर। हमारा एक ऑडिटर है। अब ये इंडिविजुअल है या ऑडिटर फर्म है वो देखना पड़ेगा। ऑडिटर फर्म होता है तो हमको यहाँ पे अगर इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे, अगर कैटेगरी हमारी इंडिविजुअल की है तो हमें मेंबरशिप नंबर डालना पड़ेगा, बट अगर हम ऑडिटर फर्म कर रहे हैं तो हमें एफआरएन नंबर डालना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हमें डिटेल डालनी है। नंबर ऑफ ऑडिटर, इनकम टैक्स पैन लेना है, कैटेगरी ऑफ ऑडिटर। अब इंडिविजुअल है तो आपको यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डालना पड़ेगा। अगर ऑडिटर फर्म है तो आपको वो डालना पड़ेगा, फॉर्म नंबर। तो मेरे केस में ऑडिटर फर्म है तो एफआरएन नंबर डाला। अब आप देखेंगे ऑडिटर फर्म कैसे पता चलेगा आपको, जो ऑडिटर ने साइन किया हुआ देखो, उन्होंने कंपनी दी है और इनका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। एफआरएन मतलब फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, तो दैट मीन्स ये ऑडिटर फर्म है। तो हमने ये डाल दिया। अब मांग रहा है वो एसएन ऑफ एडिटिवन। या तो आपके पास एडिटिवन का एसएन होगा क्योंकि आपने ऑडिटर फाइल किया होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल आपको क्या करना है, एमसीए पे जाना है। ओके, फिर देन इसके बाद क्या करना है, एमसीए सर्विसेज पे देखेंगे आप, चेक एनुअल फाइलिंग स्टेटस आता है। इस वाले ऑप्शन में क्या होता है, आप AOC 4, MGT 7 और ADT 1 की डिटेल निकाल सकते हैं, जस्ट आप सिन नंबर डाल के। तो आपने क्या करना है, उसको सिन नंबर क्लिक करना है, सिन नंबर डालना है और आपके पास जो भी फॉर्म फाइल हुए होंगे वो आ जाएंगे। ये अभी न्यू कंपनी है तो अभी AOC 4 MGT 7 फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसमें कुछ है नहीं। तो आप देखेंगे कि ADT 1 का SRN उन्होंने फाइल कर रखा है। तो हमने क्या करा, इस SRN को हम कॉपी करेंगे और इस पे हम फिल कर देंगे। ओके, प्रीफिल अनसक्सेसफुल काइंडली एडिट डिटेल मैन्युअली। तो अब हमको यहाँ पे सारी डिटेल मैन्युअली डालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो भी साइन कर रहा है उस मेंबर की डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पे उनका मेंबरशिप नंबर डालना पड़ेगा। जैसे एक
ऑडिटर फर्म होती है उसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो जिस पार्टनर ने साइन की है बैलेंस शीट उस पार्टनर का नाम डालना है इसमें। ओके, तो अब हम ये डिटेल डालते हैं। अब यहाँ मैंने ये सारी डिटेल डाल ली है। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे पूछा होता है नेम ऑफ द ऑडिटर और ऑडिटर फर्म्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑडिटर का नाम डाल देते हैं, बट बिकॉज हमारी ऑडिटर फर्म पे हमने यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट की है तो हमको यहाँ पे ऑडिटर फर्म का नाम डालना पड़ेगा। एंड एड्रेस में ऑडिटर फर्म का एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है, इनकी ऑडिटर रिपोर्ट आई होगी, ऑडिटर रिपोर्ट के लेटर हेड पे एड्रेस मेंशन होगा, तो आप वहाँ से ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑडिटर से ही पूछना पड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया जिस भी ऑडिटर ने साइन किए हैं उनका मेंबर, नेम ऑफ द मेंबर एंड मेंबरशिप नंबर। उसके बाद नाउ वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, यस, इसमें यस होता है। एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री में अगर आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर, एनबीएफसी नहीं है तो आप कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पे क्लिक करेंगे। कंसोलिडेटेड हमारा नहीं है। कंपनीज मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर, यस। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको सारा का सारा वो एड्रेस डालना पड़ेगा। तो एड्रेस कौन सा आएगा, जो मास्टर डाटा में सारा एड्रेस है। यहाँ पे हमने डाल दिया फेस 1। अब हमने ये डिटेल डाल दी। इसके बाद अब हमको डालना है ये फॉर्म। अब ये फॉर्म पे फिल करना है, जैसे जैसे बैलेंस शीट में मेंशन किया गया है सेम एज इट इज आपको ये मेंशन करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, आप देखिए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल था हमारा 500, अब ये हमारा 1000 में है, तो इसके लिए हमने क्या किया 500 इंटू 1000, 5 लाख रुपीज़ हो गया। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस हमारा माइनस में है 303.650, 303.65 इंटू 1000 करोगे तो आपका आएगा 303.65। मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि 1000 में है तो इंटू 1000 कर दोगे, इस अमाउंट को एक्चुअल फिगर आ जाएगी। उसके बाद हमारी अदर करंट लायबिलिटी थी 2592, इसका मतलब 25920, ये अमाउंट हो गया एक्चुअल वाला। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 200, 200 इंटू 1000 कितना हो गया 2 लाख। ऐसे ही हमने किया, हमारी होगी बैलेंस शीट मैच। ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है इसलिए इसकी फिगर्स बहुत कम है क्योंकि अभी ये स्टार्टअप है, अभी ये स्टार्ट ही हुई है कंपनी। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है अनसिक्योर्ड वाले तो यहाँ पे डालना पड़ता है डिटेल में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अनसिक्योर्ड है वो डालना पड़ता है, लॉन्ग टर्म एंड एडवांसेस डालना पड़ता है, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है। ट्रेड रिसीवेबल अगर है तो वो डालना पड़ता है, 6 मंथ से ज़्यादा है, 6 मंथ से कम है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। आपको ये फॉरेन कंपनी की अगर पेड अप कैपिटल है तो फॉरेन पेड अप कैपिटल डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप ये डिटेल में पढ़ेंगे, हम मोस्टली जो है ज़ीरो ही होता है, बट एक बार पढ़ के देन फाइल करें। नेटवर्थ क्या होती है, पेड अप प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आप नेटवर्थ की डेफिनेशन डालना गूगल पे, नेटवर्थ ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, बहुत चीज़ें आती है। तो अभी मेरे केस में सिर्फ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस है, तो उसको दोनों को किया तो मेरा ये आ गया, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में था इसलिए कम आया। बाकी मेरा अभी फिलहाल ये कुछ है नहीं, कैपिटल रेंज नहीं, कुछ भी नहीं है। वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी, नो। इसके बाद आपको ये वाली फिगर्स डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, ये चेक किया तो मेरा रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ अदर एक्सपेंस है 303.65 का। अब ये अदर एक्सपेंस में क्या क्या है वो हमको लिखा नोट नंबर 31 में। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के नोट नंबर 31 चेक करेंगे, 31, 13, 14, 31 चेक करेंगे। जब मैं नोट नंबर 31 में गई तो यहाँ पे ना ये सारा देखो डिटेल में लिखा हुआ है किस किस की फीस है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं
तो इसमें सिर्फ हमारा ऑडिटर फीस है जो कि हम डाल सकते हैं। इसके अलावा ये सारे जो भी एक्सपेंस किए हुए हैं ये यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑडिटर को डाला, बाकी अदर एक्सपेंस में डालना है। तो हम कितना है हमारा 30365। तो हमको क्या करना है 30365 टोटल था ये। इसमें से हमको माइनस करना है 25,000 हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे 27,8650। ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है, क्या करना है हमको, फिर दोबारा पीएनएल अकाउंट में जाना है। अब हमें यहाँ पे चाहिए होता है बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है हमारा। यहाँ पे देखिए बेसिक और डाइल्यूटेड डालना होता है। तो अब यहाँ पे हमारा कितना है 0.006 इंटू करोगे -6 में। ओके, -6 0 -6 इनका शेयर कैपिटल कितना है हमारा 5 लाख यानी कि 50,000 शेयर्स होंगे आई थिंक। शेयर्स देखते हैं कितने हैं इनके। ठीक है, 50,000 शेयर्स हैं। ओके, तो अब मैं एक चीज़ देख रही थी कि हम ईपीएस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 और 6 आ गया। कैसे निकाला हमने ये बेसिक ईपीएस कैसे आता है, ये बेसिक डाइल्यूटेड ये आता है आपका जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रखा है। जैसे हमारा ये रखा 30365, इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 303,650। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा, क्योंकि 5 लाख कैपिटल तो 50,000 शेयर्स है हमारे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका जाएगा 6.0 कुछ समथिंग। तो इसलिए हमारा -6 ये हमारा ईपीएस हो गया। ठीक है, अगर आपने अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज किया है वो डालना है, एक्सपेंडिचर अगर किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में वो डालना है। इसके बाद अब आएगा यहाँ पे डिटेल्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द कंपनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी। अभी हमारा तो 0 आया है क्योंकि हमारे तो कोई इनकम आई नहीं है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 0। CSR इज एप्लीकेबल, नो। अगर एप्लीकेबल होता तो यहाँ पे टर्नओवर नेटवर्क प्रीफिल्ड हो जाता, और अगर प्रीफिल्ड नहीं होता तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इस ईयर का टर्नओवर नेटवर्क नहीं आता, यहाँ पे आता प्रीवियस ईयर का टर्नओवर और नेटवर्क। ओके, एंड अगर आपने सब कुछ अगर जैसे आप यस करोगे यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो आपको ये डालना पड़ेगा, और आपको याद करना नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में क्या डालना है। 24 से पहले 23, 22, 21 ऐसे डलेगा, ये ऐसे नहीं डलेगा 21, 22, 23 डिसेंडिंग ऑर्डर में 23, 22, 21। बट हमारा भी 9 है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। ये आपको आप उस पर चेक कर सकते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट में, उसमें आपको बता देंगे कि आपका है आरपीटी, और आपको ये ऑल्टर रिपोर्ट के डिस्क्लोजर में मिल जाएगा। ऑडिटर ने क्वालिफाइड किया है नहीं किया है ये आपको ऑडिटर रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी। मेरी ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं है। कारो एप्लीकेबल है या नहीं है ये भी आपको ऑडिटर रिपोर्ट से पता चलेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टर रिपोर्ट में चेक कर लेना। डिटेल डिस्क्लोजर किया हुआ है। कारों के लिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, ऑडिटर रिपोर्ट पता चलेगा। इसके बाद क्या करना है, आपको अटैचमेंट लगाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंक्लूड नोटिस, बोर्ड डायरेक्टर, ऑडिटर रिपोर्ट्स, और अगर आपकी सब्सिडरी है तो उसकी वो AOC 1, AOC 2, उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट यहाँ पे भी लगा देना। इसके बाद डायरेक्टर वही साइन करेगा जो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, फिर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। और अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो प्लीज़
फॉर्म फाइल करते हुए इस पर क्लिक मत करना। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो चाहे आप स्मॉल कंपनी तब भी आपको सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो इसलिए क्लिक मत करना। सबसे पहले क्या करना, मेरे में तो क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो मेरे को तो करना पड़ेगा, लेकिन पूरा फॉर्म भरना, लेकिन इसको क्लिक मत करना, सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, और चेक फॉर्म करना। चेक फॉर्म अगर हो जाता है दैट मीन्स यू डोंट रिक्वायर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के DSC। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कारो रिपोर्ट कैसे देखना है। ये रही ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, ये थोड़ी ब्लर है, बट हमेशा डॉक्यूमेंट जो भी डालो वो लेजिबल डालना, अदरवाइज कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। सी, ये आप देखो दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो मैं अभी चेंज करवा दूंगी। तो इस रिपोर्ट में लिखा होगा कि कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। देखो ये लिखा एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, कारो मतलब कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर 2020, तो ये इन्होंने एनेक्सर बी में दे रखा है। अभी देखते हैं एनेक्सर बी, ये रहा, तो ये कारो एप्लीकेबल अपने पे है। इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर कोई रिमार्क्स आ रखी है तो वो हमको मेंशन करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक देखो, नो फिक्स एसेट्स नॉट एप्लीकेबल, नो इन्वेंट्री नॉट ग्रांटेड, नॉट गिवन, नॉट एक्सेप्टेड। अगर कोई भी इसमें रिसबमिशन वो क्वालिफिकेशन दे रखा है तो वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे केस में सब कुछ ओके है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि कारो एप्लीकेबल तो है, लेकिन मेरे जो रिमार्क्स हैं वो फेवरेबल है। ओके, अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो आपको वहाँ पे फेवरेबल अनफेवरेबल, क्वालिफिकेशन होगी तो आपको अनफेवरेबल डालना पड़ेगा। यहाँ मेरा सब कुछ इसमें, अब जैसे ही हमने सारे फेवरेबल रिमार्क डाले, ऑडिटर रिपोर्ट से देखते ही ऑडिट हमारा एप्लीकेबल नहीं है। डिटेल डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको यस करना है कि हमने 134 अंडर सबसेक्शन 3 में जो भी लिखा हुआ है हमने सारा कंप्लाइंस किया है। फिर हमने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगानी है, इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स टू अकाउंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे भी डायरेक्टर रिपोर्ट मांगता है, तो ये वाला डायरेक्टर रिपोर्ट भी इस पे भी आपको अटैच करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट आपने अटैच किया, उसके बाद आपने जिस भी डायरेक्टर को ऑथराइज़ किया हुआ है, जिस डेट पे ऑथराइज़ किया हुआ है, तो हमने बोर्ड मीटिंग की डेट पे ही, जब हमने फाइनेंशियल साइन किया था उसी डेट पे हमने डायरेक्टर ऑथराइज़ किया था। ठीक है, जो डायरेक्टर के डिलीट हो गए वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का मैंने आपको बताया कि हमको क्लिक नहीं करना है अपने आप, वो ये मेरा लिमिटेड कंपनी है तो वो ऑटोमेटिकली मुझे करना ही पड़ेगा। बट स्टिल अगर आप प्राइवेट कंपनी भी कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर क्लिक करना है या नहीं करना है, तो अभी आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्लिक कर दिया तो मैंडेटरी ही हो जाएगा कि प्रोफेशनल को सर्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक फॉर्म करेंगे। चेक फॉर्म करेंगे तो अब मेरा केस में तो बोलना ही था कि मैंडेटरी है, तो यहाँ पे अब हमको डिटेल डालनी पड़ेगी। जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। मेंबरशिप नंबर डालना है, COP डालना है, एंड देन चेक फॉर्म करना है। जैसे चेक फॉर्म कर लोगे उसके बाद क्या करना है आपको, चेक फॉर्म हो गया आपका, उसके बाद आपको प्री स्क्रूटनी के लिए फिर आपको क्या करना है, DSC लगानी है। फिर आपको DSC लगानी है, किसके, एक डायरेक्टर के और एक प्रोफेशनल के। अगर स्मॉल कंपनीज है तो सिर्फ डायरेक्टर के लगेंगे, प्रोफेशनल के नहीं लगेंगे। जैसे ही साइन लग जाएंगे उसके बाद आप देन प्री स्क्रूटनी करना। प्री स्क्रूटनी करोगे तो उसमें आएगा नो प्री स्क्रूटनी एरर कर, जैसे ही वो आया इसको सेव कर देना है। सेव करके देन क्या करना है, V2 पोर्टल पे लॉगिन करना है।